यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों सेल के बीच में यानी कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल या आप लोग कहें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्पेशली रहेगी किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो किंगडम आती है वो कौन सी किंगडम आती है, उसको बोलते हैं मोनेरा किंगडम, जिसके अंदर की बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होते हैं। उसके अलावा दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए हैं वो किस श्रेणी के अंदर आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एक ही सेल होती है यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं ये सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, उसके अलावा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं यानी कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो मतलब है लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोट्स इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जो यूकैरियोटिक है ये एक ग्रीक लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यूकैरियोटिक के अंदर जो पहला वर्ड है हमारे पास वो लिखा हुआ है यू, ई यू। यूकैरियोटिक में जो यू है आगे वाला इसका मतलब होता है गुड, गुड बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि ट्रू। यू का मतलब होता है गुड, और या इसको आप लोग लिख सकते हैं ट्रू। उसके बाद जो कैरियोटिक है ये किससे बना हुआ है, ये एक ग्रीक शब्द है जिसका कि नाम है कैरियोन, कैरियोन से बना है। और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को ही बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर शब्द है कैरियोन, कैरियोन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स जो है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू या फिर गुड न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, यानी कि न्यूक्लियस आप लोगों को मिलेगा और एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड मिलेगा जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मेन जो डिफरेंस था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में वो यही होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि उसको कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है न्यूक्लियस को, जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है या फिर गुड न्यूक्लियस होता है, अच्छी तरह से वेल डिफाइन होता है, वेल ऑर्गेनाइज रहता है। यही मेन डिफरेंस होता है। तो यूकैरियोट्स का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रू होता है या फिर गुड न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो सेल मिलेगी वो किस टाइप की रहती है, यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए अगर हम लोग सेल की स्ट्रक्चर की बात करें कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल होती है बहुत ज़्यादा और सिंपल स्ट्रक्चर होती है। जबकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। यानी कि अगर आप दोनों को स्टडी करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपल होती है, ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सेल के अंदर ज़्यादा कुछ कंपोनेंट नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेल के अंदर ही सेल के खुद के अलग से बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है जिनको स्टडी करना पड़ता है। तो इसी बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये कैसी होती है, ये होती है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि जटिल होती है। और उसके अलावा ये सेल जो होगी ये कैसी होती है, लार्जर होती है साइज में। साइज कैसा होगा इसका, बड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल का साइज, प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये बहुत छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 या फिर 5 माइक्रोमीटर तक किसका साइज रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल का रहता है। जबकि ये जो सेल है यहाँ पर यूकैरियोटिक, इन सेल का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इनका
साइज होता है। तो साइज की अगर हम लोग बात करें तो कितना साइज है यहाँ पर 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या है, इनका साइज होता है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में काफी बड़ा साइज ये इनका देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है ऑर्गेनिज्म का, तो इसके अंदर आता है मोनेरा किंगडम आती है, जिसके अंदर की बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होते हैं। अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की या यूकैरियोट्स की, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो अगर इनको छोड़ दिया जाए किंगडम मोनेरा को, तो उसके अलावा जो भी अदर किंगडम्स बचती है वो सब इसके अंदर आती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो प्लांट किंगडम है, यानी कि जितने टाइप के प्लांट्स होंगे सब इसके अंदर आएंगे। एनिमल किंगडम है, ये भी आ जाएगी। उसके अलावा जो फंगस वगैरह है ये सब इसके अंदर शामिल होती है। या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा के अलावा जो भी बचा हुआ है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब जो मेन लाइन आप लोग लिखोगे वो यही होगी कि इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से वो कवर रहते हैं। खासकर किसकी बात करते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियस की करते हैं। दूसरे ऑर्गेनल्स भी हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इसके अंदर ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स है ये कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर, और ये कैसे हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक सेल से बने भी हो सकते हैं, और सेल के मिलने से जो ग्रुप बनता है जो कि स्पेशल कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो इस टाइप से इनसे बने होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है तो वो किस तरीके से बनती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल के अंदर भी कौन सा, जो बाइनरी फिजन है, सिंपल बाइनरी फिजन, एक ऑर्गेनिज्म है उससे अंदर वो डिवाइड हुआ और दो नए ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बन गया। तो यूकैरियोट्स के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल एक सेल है जो कि डिवाइड हुई और दो डॉटर सेल के अंदर बन गई। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होगा, गैमिट्स का फ्यूजन होता है आपस में। ठीक है, मेल और फीमेल के जो सेक्स गैमिट्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर इस टाइप से डिवीजन होता है जो कि क्या होता है, मियोसिस बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के ही रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, किसमें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये दोनों ही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था बैक्टीरिया सेल का। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक और डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या उसके बेसिक फीचर होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर देखिए मेनली आप लोग जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो दो टाइप की बनाते हैं, एक तो एनिमल सेल होती है और एक दूसरी होती है प्लांट सेल होती है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एनिमल सेल का एक डायग्राम बनाएंगे
साथ साथ में मैं आपको बताना चलूँगा कि अगर प्लांट सेल बनाएंगे तो कौन से और दूसरे कंपोनेंट आपको ऐड करने होंगे, कौन से हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग एनिमल सेल का डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना है इस तरीके से, लगभग ये राउंड एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस तरीके से। अगर प्लांट सेल अगर आप लोग बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोड़ी इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप इस टाइप की देखने को मिलेगी प्लांट सेल, जबकि ये क्या है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाला पार्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लेबलिंग करेंगे फिर से। तो बाहर वाला जो पार्ट है, जो आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर जो कवरिंग है। अगर प्लांट सेल का डायग्राम आप लोग बना रहे हैं तो बाहर की जो कवरिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल किसके अंदर होती है, ओनली जो प्लांट सेल है ना उसके अंदर देखने को मिलती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लांट्स के अंदर अगर सेल वॉल यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। तो अगर प्लांट सेल आप लोग बना रहे हैं तो सेल वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर आप लोग देखेंगे, अब ये जो दूसरी लेयर है इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली, और बाहर वाली क्या है, सेल वॉल होती है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में इस टाइप का एक बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसमें से सिलेक्टिव जो सिलेक्टेड मटेरियल यहाँ से क्या होते हैं, एग्जिट और एंटर होते हैं सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, किस तरीके से वो मूवमेंट होता है सब कुछ हमने डिस्कस किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का डिफ्यूजन के थ्रू। उसके अलावा जो वाटर है उसका भी मूवमेंट होता है यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर और बाहर, और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मेन कंपोनेंट ये हो गया। उसके बाद सेल के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बीच में लगभग एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इस तरीके से, राउंड, ठीक है, थोड़ा डेंस पार्ट होता है, थोड़ा गहरा होता है। जब स्टेन करते हैं तो ये पार्ट जो है अलग से ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। बीच का जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है लगभग बीचों बीच होता है, जबकि प्लांट सेल में थोड़ा सा वो दाएं बाएं होता है, थोड़ा लेफ्ट राइट होता है। कारण क्या है कि जो एक फ्री स्पेस होता है, वैक्यूल्स मिलते हैं यहाँ पर। वैक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, और प्लांट सेल में क्या होता है, वो वैक्यूल्स बड़े साइज का एक होता है, ठीक है, फ्री स्पेस रहता है, इस टाइप से वैक्यूल्स बोलते हैं। तो वो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, यहाँ पर लगभग बीचों बीच देखने को मिलता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में एक और डेंस एरिया मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। इस एरिया को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस है ये, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोली भी इसको कहा जाता है। इसका काम क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इसके अंदर रहता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि एमआरएनए वगैरह होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से ये बीच की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेल के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड फ्लूइड यहाँ पर भरा रहता है, जो कि जेली टाइप का होता है। पूरी सेल के अंदर ये भरा रहेगा इस टाइप से, और इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये है साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ए जेली लाइक सब्सटेंस filled between the
सेल मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ज़्यादा ये डिफरेंस यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस यही है, अगर प्लांट सेल का आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो सेल वाल अलग से बनानी पड़ती है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर ही क्या है आप लोगों का, ये न्यूक्लियस है। बस खासियत यही है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये एक मेम्ब्रेन से यहाँ पर कवर है, जिसको कि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब डायग्राम बनाया था तो न्यूक्लियस इस टाइप से नहीं होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगी। उसके बाद न्यूक्लियस से ही अटैच होता हुआ यहाँ पर आप लोग एक दूसरी स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, फोल्डेड एक स्ट्रक्चर सी रहती है, इस टाइप से एक फोल्ड बना रहता है न्यूक्लियस के लगभग चारों तरफ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ER लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। डिटेल से पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है, रफ और स्मूथ, वो बाद की बात है, अभी आप लोग देखेंगे। न्यूक्लियस के साथ अटैच होती हुई एक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी इस तरीके से। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स या राइबोसोम्स, यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर हो गई। और इसी तरीके की ही स्ट्रक्चर एक यहाँ पर देखिए, फोल्डेड इस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके की फोल्डेड एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी कहा जाता है, या फिर गोल्गी अपरेटस भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे गोल्गी बॉडी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। और ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की खासियत है। जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी जो गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखने को नहीं मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ठीक है, लाइक ए शू, जूते की तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ये, इस तरीके से। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए, तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी ऐसी, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं इसको, लाइसोसोम्स इनको देखने को बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम्स होते हैं, और भी कंपोनेंट रहते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बस यही होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। खासकर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर रहता है, जिसकी वजह से ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसा है, बेसिक्स है कि इनका डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर, या यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है उसको बिल्कुल हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें।